स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपको इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है ये साहिब की स्टोरी है और पार्ट 2 जो आएगा वो एक मुकेश नाम के बॉय की स्टोरी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 1 को, जिसमें हम साहिब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग, देखो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड से मतलब होता है कि खोया हुआ बचपन। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर चिल्ड्रन के बारे में इस स्टोरी में इसकी जो लेखिका है अनीस जंग, इन्होंने बताया। तो यहाँ पे याद रखिएगा इनका नेम अनीस जंग। ठीक है, इनका जन्म हुआ था राउरकेला में। तो ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनीस जंग नेम आप याद रखिएगा, ये इसकी ऑथर है यानी कि लेखिका है। अब आते हैं हम इस चैप्टर पे। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। बच्चों, इसका मतलब होता है कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपये भी मिल जाता है। ये इसकी हेडिंग है। अब देखो स्टोरी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ पे लेखिका और एक साहिब नाम का बॉय है, इन दोनों ही के बिटवीन कन्वर्सेशन चल रहा है, लेखिका के बिटवीन और साहिब के बिटवीन। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ पे लेखिका साहिब से कहती है, Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो साहिब से लेखिका का सामना रोज सुबह होता है, जब साहिब गार्बेज में गोल्ड की तलाश कर रहा होता है। स्क्राउंजिंग मतलब होता है बच्चों सर्च करना, यानी कि किसी चीज को लुकिंग करना, सर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे लेखिका साहिब से रोज सुबह सुबह मिलती हैं इनके नेबरहुड में। बच्चों, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस में। ठीक है, तो लेखिका अपने पड़ोस में साहिब को रोज देखती हैं कि साहिब कचरे के ढेर में गोल्ड की तलाश कर रहा होता है। बच्चों, गोल्ड से मतलब होता है यहाँ पे प्रेशियस थिंग, यानी कि कोई कीमती चीज। डम मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज के ढेर को डम्स कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। आगे समझते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर काफी समय पहले छोड़ दिया है। सेट अमित द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। साहिब का घर ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में था। अमित मतलब होता है अमंग, यानी कि बीच में। ढाका, ढाका क्या है बच्चों? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। तो उसको उसकी यादों में उसका घर भी नहीं है, ठीक से साहिब को याद भी नहीं है कि एक्चुअल में उसका घर किस जगह पर था। ये सही से उसको याद भी नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा समय बीत गया है। देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। देयर वर मेनी स्टॉर्म, तो वहां पे बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे। स्टॉर्म मतलब होता है बच्चों तूफान आए थे। इन तूफानों से इनके जो खेत थे, इनके जो हाउस थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ये भी इनकी मदर, साहिब की मदर साहिब को बताती हैं कि तूफानों की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनके जो हाउस थे, उनके जो फील्ड थे, वो पूरी तरह से स्वेप्ट हो गए थे, यानी कि सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसलिए लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी कि गोल्ड की तलाश में ये बिग सिटी में आ गए हैं और जहां पर अब ये रहने लगे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे गोल्ड से मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीशियस थिंग, कीमती थिंग्स की तलाश में इन्होंने अपने प्लेस को छोड़ दिया है और अब ये सिटी में आके रहने लगे। अब किस जगह पर रहने लगे ये अभी आगे इस लेसन में आने वाला है कि ये कौन से शहर में रहते हैं, ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब साहिब कहता है मुझे कोई और काम नहीं है करने के लिए, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। ही मटर्स यानी कि वो बड़बड़ाता है और नजरें चुराता है दूसरी तरफ देखते हुए, आई कांटेक्ट मेंटेन ना करते हुए, कहीं और देखते हुए मैडम से साहिब कहता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल आई से गिलिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब लेखिका साहिब से कहती हैं तो स्कूल जाओ, आई से गिलिबली। गिलिबली का मतलब होता है फ्रेंकली, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, यानी कि जोश में आकर बिना सोचे समझे मैडम ने साहिब से कह दिया कि स्कूल
जाओ, लेकिन बाद में इनको एहसास होता है कि इन्होंने कैसी खोखली सलाह साहिब को दे दी है जो कि उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बनवा लेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। तो साहिब लेखिका को जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनवा देगा, ओपन कर लेगा तो मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दूंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अब लेखिका साहिब से कहती है यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो मैडम मजाक करते हुए साहिब से कहती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या आप मेरे स्कूल आओगे। साहिब भी मुस्कुराते हुए कहता है यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिन बाद, अ फ्यू डेज लेटर मतलब कि कुछ दिनों के बाद, लेखिका साहिब को देखती हैं कि साहिब मैडम के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है और मैडम से कहता है क्या मैडम आपका स्कूल तैयार है। इज योर स्कूल रेडी, ये साहिब लेखिका से कहता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में समय लगता है। आई से इम्ब्रेड, शर्माते हुए मैडम ने यानी कि लेखिका ने साहिब से कहा। इम्ब्रेड मतलब होता है शाय यानी कि शर्मिंदा होना किसी चीज पे। एंड हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, तो मैडम ने उस गरीब लड़के से साहिब से जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस का कोई भी मतलब नहीं था, यानी कि जोश में आकर उन्होंने स्कूल खोलने वाली बात साहिब से कह दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये गरीब लड़का इनकी बात को सीरियसली ले लेगा और फिर वो सवाल इनसे करेगा कि क्या आपका स्कूल तैयार है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। उसके बाद लेखिका अपने आप से कहती हैं कि ये जो प्रोमिसेस हैं, ये वादे हैं, इस अनप्लेसेंट वर्ल्ड में हर कॉर्नर पे लोग करते हैं और अपने वादों से मुकर भी जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं भी इसके वादे को पूरा करूं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब कुछ महीने बाद लेखिका साहिब को जानने लगती हैं, यानी कि बाय फेस लेखिका जो है वो साहिब को अच्छे तरीके से पहचानने लगती हैं, लेकिन उसका नाम नहीं जानती थी। आई आस्क हिम हिज नेम, फिर एक दिन लेखिका साहिब का नेम पूछ लेती हैं तो साहिब से नाम जानती हैं। साहिब आलम ही अनाउंस है, तो साहिब अपना नेम बताता है साहिब आलम। क्या नेम बताता है? साहिब आलम। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो वो लड़का अपना नेम बताता है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि उसके नेम का क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसको पता चल जाए उसके नेम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का राजा, ये जो यूनिवर्स है इस यूनिवर्स का मालिक, क्रिएटर, ये उसके नेम का मतलब होता है, तो उसे विश्वास करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। इजली तरीके से वो इस बात पे यकीन नहीं कर पाएगा कि उसके नेम का मतलब इतना बड़ा है, ब्रह्मांड का राजा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, यानी वो अपने नाम के मीनिंग से अनअवेयर है, अनजान है, और वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता फिरता है, यहाँ वहां घूमता फिरता है, रोम करता फिरता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. ये नंगे पैर आर्मी की तरह लड़के मॉर्निंग में अपेयर हो जाते हैं पक्षियों की तरह, और दोपहर होते होते ये सभी गायब हो जाते हैं, अपने अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। ओवर द मंथ, अब कई महीने गुजर जाते हैं। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। इसके बाद लेखिका उनमें से सभी लड़कों को पहचानने लगती हैं, यानी कि साहिब और साहिब के जितने भी दोस्त थे उन सभी को लेखिका बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानने लगती हैं। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. फिर लेखिका उन लड़कों में से एक से पूछती हैं कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहने हुए हो। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. तो वो लड़का आंसर देता है कि मेरी मदर सेल्फ से मुझे चप्पल्स उतार के नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। Even if she did, he will throw them off. भले ही वो ऐसा करती भी हैं तो मैं उनको फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे स्लीपर्स पहनना पसंद नहीं है। एट्स अनदर, अब दूसरा जो लड़का है हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो कि शूज पहने हुए हैं लेकिन वो मिसमैच है।
When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब लेखिका उस पर कमेंट करते हैं तो वो अपने फीट की पोजीशन को चेंज करने लगता है। शफल्स मतलब होता है पोजीशन चेंज करना, और वो कुछ नहीं कहता, उसकी बोलती बंद हो जाती है। आई वॉन्ट शूज से द थर्ड बॉय। तीसरे नंबर का जो लड़का होता है वो कहता है मुझे शूज चाहिए। हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑल इज लाइफ, जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक जोड़ जूते नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on villages road. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब इसको समझते हैं। अब लेखिका कहती है कि ये जो कंट्री है, इस कंट्री में यात्रा करते समय मैंने कई बच्चों को देखा है जो नंगे पैर होते हैं, नंगे पैर चलते हैं। बेयरफुट मतलब होता है विदाउट शूज विदाउट स्लीपर, यानी कि नंगे पैर। तो लेखिका ने देश के कई ऐसे बच्चों को देखा है जो नंगे पैर चलते हैं सिटीज में, विलेज के रोड पे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो शूज नहीं खरीद सकते हैं। पैसे की वजह से नहीं, बल्कि ये एक ट्रेडिशन है, यानी कि ये एक रिवाज है नंगे पैर रहने का। कई बच्चों के पास या कई लोगों के पास शूज होते हैं, उसके बाद भी वो नंगे पैर वॉक करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक कस्टम माना जाता है। इट इज वन एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैडम देती हैं कि अगर बात करें इन बच्चों की, तो ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये बहाने बना रहे हैं अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को, यानी कि अपनी कंटिन्यू जो गरीबी है उस गरीबी को हाइड करने के लिए, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, ये सिर्फ उनके बहाने हैं जो शूज नहीं पहनने के बता रहे हैं। रियलिटी ये है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शूज या स्लीपर्स पहनने के। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वन टोल्ड मी। इसके बाद लेखिका एक कहानी को याद करती हैं, एक इंसान की जो कि उडुपी का था, जिसने मुझे एक बार बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो एक यंग बॉय था तो वो एक ओल्ड टेम्पल के पास से स्कूल जाया करता था। वेयर इज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पर उसके जो फादर थे वो एक प्रीस्ट थे। बच्चों प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। तो उस मंदिर में वो जो लड़का जो स्कूल जाता था उसके फादर पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट अ टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। थोड़ी देर के लिए वो मंदिर के पास रुकता और उस मंदिर में यानी कि टेम्पल में शूज के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता। 30 years later, 30 साल के बाद आई विजिटेड हिज टाउन एज अ टेम्पल। लेखिका का उसी टाउन यानी कि सेम टाउन और उस मंदिर में जाना होता है, विच वॉज नाउ डॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। तो अब इसका मतलब ये होता है कि वो जो टेम्पल है काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है और अब पीपल यहाँ पे बहुत ही कम जाते हैं, यानी कि ये लोनली हो चुका है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब इसको समझ लेते हैं। बैकयार्ड में यहाँ पे एक न्यू पुजारी रहने लगा, नया प्रीस्ट आ गया है। वहां पे कुछ रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स होती हैं। यंग बॉय अच्छी ड्रेस पहने हुए होता है, ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए होता है, वो सॉक्स और शूज पहने हुए होता है। वो आता है, हाँफता हुआ आता है और अपने स्कूल बैग को वो फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। मैडम लुकिंग एट द बॉय, अभी जो लेखिका है उस लड़के की तरफ देखती हैं। आई रिमेंबर द पेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अब मैडम को वो स्टोरी याद आती है, उस लड़के की बात याद आती है जिसके पास कभी शूज भी नहीं हुआ करते थे और जो मंदिर में अ पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना किया करता था। तो अभी जो दूसरा बॉय है इसकी प्रार्थना गॉड ने सुन ली है, गॉडेस ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया है और फाइनली इसको शूज मिल गए हैं। और अब जो नया पुजारी है उसका जो बेटा है इसके पास शूज है, लेकिन गॉडेस ने इसकी प्रार्थना तो सुन ली है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, तो ये जो प्रीस्ट का यंग बॉय है इसके पास अब शूज है। बट मेनी अदर्स लाइक द रेक पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन कई और भी दूसरे बच्चे हैं रेक पिकर्स की तरह मेरे पड़ोस में जो अभी भी शूजलेस हैं, यानी कि जिनके पैरों में अभी भी शूज नहीं है पहनने के लिए। अब
ऐसे कई बच्चों की बात यहाँ पे लेखिका करती है। बच्चों रैग पिकर्स का मतलब होता है वन हु पिक्स रैग, वो जो कचरा वगैरह बीनने का काम करते हैं उन्हीं को रैग पिकर कहा जाता है। और साहिब यहाँ पे क्या है, रैग पिकर है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। अब इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। माई एक्वेंटेंस, लेखिका कहती हैं कि मेरी जो पहचान, एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान होना, ये जो नंगे पैर घूमने वाले रेक पिकर से मेरी जो पहचान है वो मुझे इनके घर लेकर चली जाती है। बच्चों सीमापुरी, अब यहाँ पे आपको पता चला, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, वो मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। तो बच्चों ये जो साहिब है, साहिब कहाँ पे रहता है, सीमापुरी में रहता है। कहाँ पे रहता है, सीमापुरी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सीमापुरी। अ प्लेस ऑफ द प्रेफरी दिल्ली, दिल्ली से लगा हुआ एक इलाका है सरकमफ्रेंस राउंड में, ये जो प्लेस है इसका नाम सीमापुरी है, थोड़ी दूर है। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर, तो साहिब दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। यहाँ पर दोज हु लिव हियर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, तो स्क्वेटर्स की तरह। बच्चों स्क्वेटर्स का मतलब होता है वन हु लिव इलीगली, यानी कि जो इलीगली तरीके से किसी प्लेस पर आकर रहने लगते हैं उन्हीं को कहा जाता है स्क्वेटर। तो साहिब कहां से आया है, बांग्लादेश से आया। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, आप सभी को पता है कि 1971 में क्या हुआ था। तो 1971 में साहिब अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के सीमापुरी में आकर रहने लगा इलीगल तरीके से। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं स्क्वेटर्स में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, उस समय सीमापुरी जो था वो एक जंगल की तरह था, यहाँ पे पॉपुलेटेड नहीं था, यहाँ पे पूरी तरह से जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये ज्यादा समय तक एम्प्टी नहीं रहा, खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, तो वहां पे लकड़ी के स्ट्रक्चर्स, मतलब मड के स्ट्रक्चर से विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रपलिन, लेकिन वो जो हाउसेज बने हुए हैं वहां पर जो उनकी छत है वो तिरपाल की या टीन की बनी हुई है। डिवाइड ऑफ सीवेज, वहां पे प्रॉपर तरीके से टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, सीवेज नहीं है, ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, पानी यहाँ वहां बहता रहता है, वाटर लॉगिंग फैसिलिटी नहीं है। लिव 10,000 रिपिकर, तो 10,000 रेक पिकर्स सीमापुरी में रहते हैं जो कि दिल्ली का एक इलाका है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, तो वहां पे लोग 30 सालों से ज्यादा से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, ना कि उनके पास कोई आइडेंटिटी है, पहचान है, ना उनके पास परमिट है, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, तो उनका नेम राशन कार्ड में जुड़ गया है और वोटर कार्ड में भी है, जिससे कि उनको राशन मिल जाता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, तो पहचान से ज्यादा फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनको फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड और फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, इसकी वजह से हम दिन के लास्ट में अपने फैमिलीज को खिला सकते हैं और बिना पेट में दर्द हुए हम इजीली तरीके से सो सकते हैं। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स देन गेव अस नो ग्रेन, हम ज्यादा दिन तक उस फील्ड में नहीं रह सकते थे जो फील्ड हमें ग्रेन नहीं देती थी। से ना ग्रुप ऑफ वुमेन in the tattered sarees or ask them why they left their beautiful land of the green field and rivers। तो लेखिका उन महिलाओं के ग्रुप से बात करती है, तो एक महिला वहां पे ग्रुप जो है वो बताती है, जो टेटर्ड यानी कि पुरानी ओल्ड साड़ी पहने हुए होती हैं, यूज साड़ी, और वो बताती है कि आई आस्क देम व्हाई। अब लेखिका उनसे क्वेश्चन करती है कि अपने अपने ब्यूटीफुल ग्रीन जो आपके खेत थे, रिवर थे, उनको क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं उनको फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वहां पे अपना टेंट लगा लेते हैं, ट्रांजिट होम्स अपने बना लेते हैं, वहीं चिल्ड्रन ग्रो अप, उसी माहौल में इनके बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं और इनके पार्टनर बनते हैं सर्वाइव करने के लिए। जहां इनको जगह मिलती है वहां पे ये बस जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर, सीमापुरी में सर्वाइव करना यानी कि रैग पिकिंग करना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, तो ये आर्ट जो उनके अंदर है और गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड,
ये इनका ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सरों पे छत तो है, भले ही वो लीक होती है, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो लीक होती है लेकिन एटलीस्ट कम से कम उनके घरों पे छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। अब यहाँ पे साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है या कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब की आंखों में चमक है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग। अब लेखिका साहिब से कहती हैं कि जब आपको सिल्वर कॉइन मिल जाता है कचरे के ढेर में, हीप मतलब होता है ढेर, तो फिर ये स्क्राउजिंग करना यानी कि सर्चिंग करना स्टॉप क्यों नहीं कर देते। फॉर देर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, यानी कि और की तलाश में वो इस काम को नहीं छोड़ता है, और भी ज्यादा इसको कुछ मिल जाए। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इस गार्बेज के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी कि ये वो क्यूरियसिटी से काम करते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स फॉर सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये सर्वाइव करने का एक जरिया है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके, तो वो सीरियसली होकर काम करते हैं, लेकिन बच्चे इस काम को सीरियसली नहीं करते हैं। One winter morning, I see Saib standing by the fence gate of neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब एक सर्दी की सुबह क्या होता है, लेखिका साहिब को देखती है। साहिब गेट के साइड में अपने पड़ोस में क्लब के बाहर खड़ा हुआ होता है, दो यंग मैन को देख रहा होता है जो कि अंदर अच्छी ड्रेस पहने हुए होते हैं और टेनिस खेल रहे होते हैं। बच्चों टेनिस को अंडरलाइन कर लिया ना, तो वो जो यंग बॉयज होते हैं वो ग्राउंड के अंदर क्लब के अंदर टेनिस खेल रहे होते हैं और साहिब बाहर से उनको देख रहा होता है। आई लाइक द गेम, साहिब कहता है मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो बड़बड़ाता है यानी गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के बाहर से वो उनको देख के सेटिस्फाई होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूं जब आसपास कोई भी नहीं होता, ये साहिब कहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द सिंग, गेट कीपर मुझे अंदर जाने देता है और झूला झूलने देता है, ये साहिब कहता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो साहिब टेनिस शूज पहने हुए लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज अजीब दिख रहे हैं, डिस्कलर्ड हैं शर्ट और शॉर्ट्स भी। समवन गेव देम टू मी, साहिब कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन असलियत ये है कि ये किसी अमीर बॉय के फेंके हुए शूज हैं जो कि साहिब ने उठा लिए हैं और उसको पहनने लगा, यानी कि यूज्ड शूज हैं। डिस्कार्डेड मतलब कि यूज्ड। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन, तो किसी अमीर लड़के ने शूज को फेंक दिए होंगे क्योंकि उनमें से एक में होल था, लेकिन वो साहिब के लिए बहुत बड़ी बात है और साहिब ने उनको पहन लिया। डज नॉट बॉदर हिम, साहिब को इससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, उसके लिए जो नंगे पैर चलता है, इवन शूज तो है भले ही वो पुराने हैं, डिस्कार्डेड है, लेकिन ये भी उसका कोई एक सपना सच होने से भी कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम देख रहा है ये खेलना उसकी पहुंच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अब एक सुबह साहिब अपने काम पर मिल्क बूथ पर जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है, यानी कि चाय की केतली साहिब के हाथ में होती है। आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड पॉइंटिंग इन द रेस्टोरेंट। अब साहिब लेखिका से कहता है इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए कि मैं उस टी स्टॉल पर काम करने लगा हूं जो वहां पर है कुछ दूरी पर। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपए मिलते हैं और मुझे भरपेट खाना भी मिलता है। अब लेखिका साहिब से कहते हैं क्या तुम्हें वो काम पसंद है, डज ही लाइक द जॉब। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुली लुक, अब साहिब का चेहरा उतर जाता है, उसका जो केयरफुली लुक है वो खो जाता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, तो ये जो स्टील कैनिस्टर है, ये स्टील कैनिस्टर इसके प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी लगता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो वो अपने कंधे पर बहुत ही लाइटली लेकर जाता था, यानी कि साहिब का जो प्लास्टिक बैग है ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता था
जो इजीली तरीके से अपने कंधे पे रख के लेके जाता था, लेकिन ये जो स्टील कैनिस्टर है, चाय की केतली है, उस प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी है। द बैग वाज हिज, और वो जो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था, यानी कि साहिब का खुद का प्लास्टिक बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, ये जो स्टील कैनिस्टर है ये उस इंसान का है जो उस टी शॉप का ऑनर है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना ज्यादा समय तक मास्टर नहीं रहा, साहिब हैज बिकम अ सर्वेंट, अब साहिब एक सर्वेंट बन गया है और एक ऑनर के अंडर में वर्क करने लगा है। अब उसको सुनकर चलना पड़ेगी। पहले जो काम करता था कचरा बीनने का, रेक पिकिंग का, वो उसका खुद का था। स्टील कैनिस्टर तो उस मालिक का है जिसकी शॉप पे ये काम करता है, लेकिन प्लास्टिक बैग साहिब का खुद का होता था और वो बहुत ज्यादा लाइट भी होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे मुकेश, तो मुकेश की स्टोरी को हम जल्दी आपको एक्सप्लेन कराएंगे। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपका प्यार मिलता है, तो जल्दी हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।